शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली जो न्यूज़ देखने वाले हैं वो एक एडिटोरियल से हम उठा रहे हैं। ये एडिटोरियल हमें बताता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो अभी लोन की सहायता दी है श्रीलंका को, कैसे करके श्रीलंका को हम और भी तरीके से उबार सकते हैं, अन्य कंट्री क्या कर सकती हैं, इंडिया क्या कर रहा है श्रीलंका के लिए, ये सारी बातें यहाँ से हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को लोन देता कैसे करके है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, हम अपने सदस्य देशों को खराब कंडीशन के चलते चलते इकोनॉमिक क्राइसिस से उबारने के लिए, उसके पास जो डॉलर की कमी आ गई है, उसको आर्थिक सहायता प्रदान करता है। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या को दूर करने के लिए इसने स्पेशल ड्राइंग राइट्स की शुरुआत 1971 में करी थी, जिसको शॉर्टकट में एसडीआर बोलते हैं। एसडीआर एक ऐसी रिजर्व मुद्रा होती है जिसके द्वारा आईएमएफ का सदस्य देश विदेशी भुगतानों के लिए अन्य सदस्य देशों से अपने कोटे के एसडीआर के बदले में विदेशी मुद्राएं प्राप्त करके अपने लोन या फिर भुगतान को चुका देता है। यहाँ पर मेन चीज़ हो जाता है एसडीआर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, आईएमएफ और आईबीआरडी की स्थापना एक ही समय में और एक ही जगह पर हुई थी। इसी कारण इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के रूप में हम जानते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में हमें सबसे पहले समझना होगा कि विश्व भर में नकदी की समस्या को दूर करने के लिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स की शुरुआत 1971 में की गई। वर्तमान में आईएमएफ का कुल सदस्य कोटा एसडीआर है 477 बिलियन, मतलब यूएस डॉलर देखें तो 692 बिलियन है, जबकि इसने अपने सदस्य देशों को 204 अरब एसडीआर या फिर 296 बिलियन अभी तक बांट दिए हैं। अब हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल में, देख लेते हैं कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। श्रीलंका के जितने भी पार्टनर हैं उनको श्रीलंका की हेल्प करनी चाहिए, ताकि अभी जो इकोनॉमिक रास्ते से श्रीलंका चल रहा है उस रास्ते से वो निकल सके, उसके लिए वो एक नया रास्ता बना सके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रूवल किया है 48 महीने का अरेंजमेंट श्रीलंका के साथ में। स्कीम है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। पैसा है टोटल 2.9 बिलियन डॉलर का पैकेज। तो ये कोलंबो के लिए भी वेलकम वाला स्टेप है और इसके जो क्रेडिटर हैं उसके लिए भी एक स्वागत योग्य है। हु प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे विल नाउ हैव टू कंक्लूड डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग अरेंजमेंट विद। अब इसके साथ साथ में जो रानिल विक्रमसिंघे हैं इनको क्या काम करना पड़ेगा, डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट करना पड़ेगा। आगे बताया जाता है, देखिए, टेकिंग क्रेडिट फॉर सम ऑफ हैवी लिफ्टिंग, India's Ministry of External Affairs has said that India was the first Sri Lankan bilateral creditor. इंडिया पहला श्रीलंका का बायलैटरल क्रेडिटर बना था जिसने सपोर्ट किया है डेब्ट स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग को एंड टू प्रोवाइड एश्योरेंस टू द आईएमएफ इन जनवरी के महीने में भी भरोसा दिया था भारत ने, तब जा कर के कहना चाहिए श्रीलंका को ये सहायता मिली है। पिछले साल की यदि हम बात करें तो न्यू दिल्ली हैज़ बीन ए की पार्ट, नई दिल्ली एक की पार्ट के रूप में काम किया है श्रीलंका के सपोर्ट स्ट्रक्चर की। यदि हम बात करें, अपील किया गया था इंडिया की तरफ से इसके बिहाफ में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ में। एक्सटेंडेड ए 4 बिलियन डॉलर पैकेज इंक्लूडिंग क्रेडिट लाइन, इसमें 4 बिलियन डॉलर का जो पैकेज है उसको एक्सटेंड किया गया है। इसमें क्रेडिट लाइन भी शामिल है, लोन शामिल है, डेब्ट डेफरल शामिल है।
and raising the issue of debt sustainability at the multilateral sphere including G20। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से श्रीलंका की सहायता जरूर करी है। इसकी आवाज़ को जो इंटरनेशनल मल्टीलेटरल जो ग्रुप बने हैं वहाँ पर आवाज़ उठाने की बात किया है। चाइना श्रीलंका का बिगेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर माना जाता है। बायलैटरल बिगेस्ट क्रेडिटर, सबसे ज़्यादा लोन देने वाला व्यक्ति है जापान। इसके अलावा जापान तो जो जापान है पार्ट ऑफ द पेरिस क्लब ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसर। तो जापान पेरिस क्लब ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसर्स का एक हिस्सा माना जाता है। इसने उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ में काम नहीं किया है। विथ which held up the IMF announcement announcing the first tranche of $330 million on the Tuesday. Mr. Vikram Singhe said that the key message was to assure the other lender about Sri Lanka's capacity to service its debt and potentially enable it to access about 7 billion from international institution and the IMF। कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि श्रीलंका को इंटरनेशनल तौर पर सहायता मिल रही है, इसका मतलब ये है इंटरनेशनल लेवल पर इसकी इमेज भी ऊपर है। लेकिन आप ये समझिए आईएमएफ का जो डिसीजन है उसको आप जादू की छड़ी नहीं कह सकते हैं, जादू की दवा नहीं कह सकते हैं। ये श्रीलंका का 17वें नंबर का आईएमएफ बेल आउट है, 17वें नंबर की मदद है एंड द थर्ड इन द पास्ट डिकेड। पिछले 10 सालों में ये तीसरी बार ऐसी सहायता उसको मिली है। द आईएमएफ लोन आल्सो कम्स विथ ए नंबर ऑफ कंडीशन। आईएमएफ का जो लोन है ना कुछ नंबर ऑफ कंडीशन के साथ साथ में मिलता है। इसका मतलब हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्डशिप एंड मेक द गवर्नमेंट दैट हैज़ अबाउट 10% अप्रूवल रेटिंग। और अप्रूवल की जो रेटिंग की ज़रूरत है वो 10% की ज़रूरत है। तो ये और भी ज़्यादा अलोकप्रिय माना जाता है। एडिंग टू इट्स डिस्कम्फीचर मतलब बेचैनी, इज़ द आईएमएफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम गवर्नमेंट डिसीजन टू पोस्टपोन लोकल इलेक्शन, सेइंग इट हैड मेड नो पॉलिटिकल स्टिपुलेशन। आगे यहाँ पर एक चीज़ और प्रभावित हो रही है कि श्रीलंका में आप चुनाव मत कराइए, क्योंकि चुनाव यदि होगा तो चुनाव में पैसा खर्चा होगा। कुल मिलाकर के श्रीलंका की जो कंडीशन है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि अभी चुनाव कराने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वहीं अपनी रिपोर्ट की यदि हम बात करें, एडिंग टू इट्स डिस्कम्फीचर is the IMF distancing itself from the government decision to postpone the local election। अपनी रिपोर्ट में IMF ने क्या कहा है? The risks to implementing the program as exceptionally high refers to Sri Lanka's track record of implementing reforms as weak and calls for contingency plan in case there is deeper crisis इंड्यूस्ड बाय द वीक मार्केट इंडिकेटर। तो कुल मिलाकर के मार्केट की कंडीशन श्रीलंका की अभी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और पैसे को सही जगह में खर्च करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पर महंगाई को देखिए, यहाँ की ग्रोथ देखिए, इसके अलावा जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो कैसा है। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि ये जो क्रेडिटर हैं वो सेटिस्फाइड हैं विद इट्स डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस एंड नो वन एक्यूज इट साइड डील्स। अब आपको किसी ने यदि लोन दिया है तो वो लोन देने वाला हमारे इस डेब्ट रिस्ट्रक्चर से क्या है, थोड़ा सा संतुष्ट हो जाए, ऐसी बात यहाँ पर कही जाती है। इसके बाद अगला जो एडिटोरियल है वो हम देखने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए लोकसभा एमपी। लोकसभा के सांसद किस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसके ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं।
शुरुआत होती है राहुल गांधी की कहानी के साथ में। तो गुजरात के सूरत में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गुरुवार 23 मार्च 2023 को कांग्रेस नेता और अब वायनाड से पूर्व सांसद सदस्य राहुल गांधी को दोषी ठहराया और लोकसभा सचिवालय द्वारा अगले दिन ही एक अधिसूचना जारी कर दी गई। ठीक है, काम इतना फटाफट हुआ है कि आप समझ सकते हैं। यही चीज़ यदि दूसरे मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके मेंबर के ऊपर, बीजेपी के किसी सदस्य के ऊपर ये यदि ऐसी घटना घटित होती तो शायद हमें इस प्रकार की शीघ्रता देखने को नहीं मिलती। तो गांधी की अयोग्यता कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी मुद्दों को उठाती है। सजा की कठोरता से कानूनी समुदाय जो कानून का जानकार है वो अचंभित रह गया है। मामले को वैसे भी अपीलीय अदालतों द्वारा निपटाया जाएगा, लेकिन अयोग्यता से संबंधित मुद्दों की सावधानीपूर्वक हमें जांच करने की जरूरत है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मतलब पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, जिसको हम आरपी एक्ट बोलते हैं, ये बताता है अलग अलग ऑफेंसेस के बारे में, कन्विक्शन के बारे में, जिसके चलते चलते कोई भी व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो सकता है। क्लॉज 3 की यदि हम बात करें, इस सेक्शन का कहता है एक पर्सन जो कि कन्विक्टेड है किसी भी ऑफेंसेस में अदर देन दोस मेंशन्ड इन द अदर 2 क्लासेस। तो दो जो अदर क्लासेस बनाए गए हैं उनसे अलग किसी ऑफेंस में यदि कन्विक्टेड पाया गया है एंड सेंटेंस्ड टू नॉट लेस देन 2 ईयर्स, और 2 साल से कम की सज़ा नहीं हुई है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। जिस दिन से उसे सज़ा सुनाई गई है उसी दिन से उसको क्या काम किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे फिर बताया जा रहा है क्लास 4, किसी भी जो मेंबर व्यक्ति है उसको इंस्टेंट तुरंत क्वालिफिकेशन ना करके 3 महीने की अपील करने का एक मौका देता है, लेकिन बाद में इस क्या लिखाना है, अल्ट्रा वीरेस, इस फैसले का असर ये रहेगा। अब ये जो क्लास था इसको सुप्रीम कोर्ट की तो 2 जजों की बेंच थी उसने इसको हटा दिया था। उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामेंट के पास इस प्रकार से कोई भी पावर नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को इस प्रकार की छूट दे सके। ये केस था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का। द इफेक्ट ऑफ दिस जजमेंट इज दैट देयर इज एन इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए सिटिंग लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये हो गया है कि राहुल गांधी को कोई 3 महीने का मौका नहीं दिया गया है, उसकी सदस्यता तुरंत रद्द कर दी जानी चाहिए। लेकिन हमें एक बात ये ध्यान रखना है, हालांकि न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि और सज़ा पर रोक लगाने की स्थिति में ये अयोग्यता हटा दी जाएगी और उसको उसकी सदस्यता दे दी जाएगी। अब इस कंडीशन में प्रेसिडेंट की क्या भूमिका रहती है? आरपी अधिनियम की धारा 8(3) जो सज़ा पर अयोग्यता दे रही है, कई मामलों में न्यायिक व्याख्या के अधीन है। इस प्रावधान का एक सतही दृश्य ये है कि जैसे ही निचली अदालत द्वारा सज़ा की घोषणा करी जाती है, विधायिका का सदस्य अयोग्य हो जाएगा। ऐसी अयोग्यता पर विधायिका में उनकी सीट आर्टिकल 101(3)(a) के अंतर्गत खाली हो जाती है। लेकिन एक थोड़ा सा आप नज़दीक जाकर के पढ़ेंगे, अयोग्य घोषित किया जाएगा शब्द का अर्थ तत्काल अयोग्यता नहीं हो सकता है। यदि इस खंड में अयोग्य माना जाएगा जैसे शब्दों का उपयोग किया गया होता तो निश्चित रूप से उनका मतलब किसी अन्य प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बिना तत्काल अयोग्यता हो जाता। अब इस खंड में जो पैसिव वॉइस यूज़ की गई है इस क्लास में, implies that the person shall be disqualified by some authority।
ये लाइन से हमें ऐसा लगता है कि कोई प्राधिकारी व्यक्ति इसको अयोग्य घोषित करेगा, कोई अथॉरिटी उसको अयोग्य घोषित करेगी। तो ये अथॉरिटी क्या कर सकती है, कौन होगी? क्या ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ ए हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो रहेगा, या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर रहेगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट कन्फर नहीं करता है इस प्रकार की पावर, उनको प्रदान नहीं करता है। इसके बाद आर्टिकल 103 की बात करी जाती है। देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑन द स्कोप और आर्टिकल 103। आर्टिकल 103 के अंतर्गत भी हमें मतभेद देखने को मिलते हैं, जो कि कहता है कोई भी क्वेश्चन जो कि अराइज हुआ है एज टू वेदर एनी सिटिंग मेंबर हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशनड अंडर आर्टिकल 102(1), द क्वेश्चन शैल बी रिफर टू द प्रेसिडेंट हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। इसमें भी उतनी ज़्यादा क्लियर बातें नहीं हैं किसी व्यक्ति के डिस्क्वालिफिकेशंस को लेकर के, कि यदि यहाँ पर समस्या हल नहीं हुई तो हम राष्ट्रपति के बाद भेजते हैं, राष्ट्रपति जो फाइनल डिसीजन लेगा वही फाइनल माना जाएगा। तो इस अनुच्छेद को केवल तब लागू कर सकते हैं जब अयोग्यता के तथ्य पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, और नहीं तो फिर नहीं, ऐसा इसका यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये अनुच्छेद आरपी अधिनियम 1951 की धारा 8 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर उत्पन्न होने वाली अयोग्यता को कवर करता है। तो इस धारा के तहत दोष सिद्धि के मामले में विवादों का सवाल ही कहाँ है। इसका मतलब ये होगा कि धारा 8 के तहत आने वाले अपराध के लिए दोषी ठहराए गए मौजूदा सदस्य की अयोग्यता के सवाल के राष्ट्रपति के संदर्भ में एक संवैधानिक जरूरत है। 2009 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इस फैसले में कहा गया था कि राष्ट्रपति यहाँ पर न्यायिक और घोषणात्मक कार्य करता है। क्या कहा गया था? कि प्रेसिडेंट परफॉर्म करता है एडजुकेटरी और डिक्लेरेटरी फंक्शन यहाँ पर। अब यहाँ पर लेकिन एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट सिंपली डिक्लेयर कर सकता है सिटिंग मेंबर को कि ये डिस्क्वालिफिकेशन होगा या नहीं होगा। बट द इंटरवेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज एसेंशियल अंडर आर्टिकल 103 even in cases where a sitting member has been convicted and the disqualification is supposed to take effect from the date of conviction। अब आरपी अधिनियम की धारा 8(3) ये नहीं कहती है कि मौजूदा सदस्य के मामले में दोष सिद्धि की घोषणा होते ही अयोग्यता प्रभावी हो जाती है, क्योंकि शैल बी डिस्क्वालिफाइड मतलब फ्यूचर टेंस की यहाँ पर बात करी जा रही है, और वो भी शक और संदेह की बात करी जाती है। लिली और थॉमस वाला जो केस था, यहाँ पर भी हमें कुछ फ्लॉज देखने को मिलते हैं। ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट इनेक्ट ए टेम्पररी एग्जेम्पशन। पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो उसको छोटी मोटी छूट दे सके उस मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को। लेकिन आर्टिकल 103 अपने आप में प्रोवाइड करता है एक एक्सेप्शन in the case of sitting members by stating that the disqualification of sitting members shall be declared by the president। इसके बाद जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो इसरो से रिलेटेड आई है। इसरो ने 36 सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेज दिया है। LVM-3 ये हैवीएस्ट पेलोड रॉकेट माना जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। क्या नाम है इसका? LVM-3 हैवीएस्ट पेलोड रॉकेट। इसने 36 वनवेब सैटेलाइट को लेकर गया है। 36 वनवेब सैटेलाइट को लेकर के गया है। टुक ऑफ 9:20 पर सवेरे के संडे के दिन इसको लॉन्चिंग किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और ये जो सैटेलाइट है वो सेपरेट हो गया था सक्सेसफुली रॉकेट से एंड वर डिस्पेंस्ड इन 9 फेज ओवर एन हावर। तो 9 फेज में 1 घंटा 14 मिनट के भीतर में ही हमने इनको फेज वाइज डिस्पेंस कर दिया है जगह जगह में।
with signal acquisition on all 36 confirmed. This is the 6th flight of LVM-3। तो जो LVM-3 रॉकेट है ये उसकी 6वें नंबर की उड़ान है। तो ये थोड़ी सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गई थी। इसके बाद कोच्चि से एक छोटी सी न्यूज़ आई है, जो कोस्ट गार्ड का चॉपर है, हेलीकॉप्टर है, वो क्रैश हो गया है कोच्चि एयरपोर्ट में। रनवे क्लोजेस फॉर 2 आवर्स। इसके साथ साथ में इसका जो रनवे है उसको 2 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में संडे के दिन वाइल ऑन ए सोर्टी। 3 पर्सनल, ठीक है, जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3, इनको स्केप किया गया है माइनर इंजरीज के साथ में। पॉसिबल लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वाज अवर्टेड सिंस द हेलीकॉप्टर वाज होवरिंग एट लो एल्टीट्यूड। उतना ज़्यादा लॉस हमको देखने को नहीं मिला है। इसके बाद आगे भी कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की एक न्यूज़ आई है। तो किसानों की एक संस्था है अरुणाचल प्रदेश में जिसने रिजेक्ट कर दी है 10,000 मेगावाट के हाइडल प्लान को। 2 अरुणाचल प्रदेश की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंक्लूड है एक फार्मर के कलेक्टिव, उसमें फार्मर लोग भी शामिल हैं। इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप इसको स्क्रैप कर दीजिए एक डील को, जिसके अंतर्गत आप जो है 10,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं सियांग रिवर के ऊपर। तो ये जो सियांग रिवर है यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में रही है। फ्लोइंग डाउन फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से डाउन की तरफ में ये बहती है। सियांग जो है 1 ऑफ 3 रिवर्स मानी जाती है जो कि मिलती हैं कहाँ पर, मीट टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम डाउन स्ट्रीम। अब 2-3 ऐसी सहायक नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल रही हैं डाउन स्ट्रीम में असम में। यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये ऑफ इंकिंग ए डील विथ नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन फॉर मेगा डैम विदाउट टेकिंग द लोकल पीपल इनटू कॉन्फिडेंस। आपने लोकल पीपल के साथ में बातचीत नहीं किया, उनकी समस्याओं को नहीं ध्यान में रखा और आप सीधे सीधे यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं। ऐसा कहना है SIFF का और IRAD का, 2 ग्रुप की हम जो बात कर रहे थे।